Hi guys, I am Rendu Yadav and today our topic is impact of globalization on agriculture। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है और हमारा लास्ट पार्ट भी है एग्रीकल्चर चैप्टर का। इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि जो इंडियन फार्मर जो है वो डबल सफ़र कर रहा है, डिसएडवांटेज हो रही है उसको डबल। क्यों हो रही है? क्योंकि वो हाई प्राइस पर जो है HYV सीड्स लेकर आता है और फिर उसको फर्टिलाइज़र क्रॉप्स करने के बाद जब वो मार्केट में उसको करने जाता है तो वो पर उसको जो है हाई प्राइस नहीं मिल पाता। तो उसके लिए उसको क्या हो रहा है, वो डबल सफ़र कर रहा है कि लागत वो ज़्यादा लगा रहा है और उसके चलते उसे प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा जितना। सेकंड कारण क्या बताया था इसमें कि सब्सिडी का बताया था कि गवर्नमेंट जो है इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो उनको सब्सिडी कम देती है, जबकि जैसे जापान कंट्री वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन कम है और उनके पास जो है पैसा ज़्यादा है। अब पैसा ज़्यादा है तो वो वहाँ के जो फार्मर जो है उनको सब्सिडी ज़्यादा दे देती है। अब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने खेती करने के लिए तो वो तो उनको गवर्नमेंट ने उसके पहले ही हेल्प कर दी। अब वो सस्ते दामों में मार्केट में जाकर उसको बेच देते थे, जबकि इंडिया के लोग ये थे कि उनको सब्सिडी कम थी तो वो सस्ते दाम में उसे नहीं बेच सकते थे क्योंकि उनका प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। जो उन्होंने लागत लगाई है वो तो वापस रिटर्न करनी थी ना उनको। तो इसलिए इंडिया के जो फार्मर थे अब भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से एग्रीकल्चर जो है हमारा ग्रो हो गया है तो अब उसको मार्केट चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो मार्केट है उसमें एग्रीकल्चर का क्या पार्टिसिपेट है। ये नहीं कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस के आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही इंटरनेशनल मार्केट में स्टार्ट हुआ है हमारा ट्रेड, नहीं, ये एंशियंट टाइम से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के टाइम तो उस टाइम भी मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, उनसे हमारे लोगों का ट्रेड होता था। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाबर हुमायूं के टाइम के देखिए तो वो लोग भी जो है अदर कंट्री से, चाइना से, यूरोप कंट्रियों से उस टाइम भी ट्रेड करते थे। तो अब हम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिपेंडेंट से पहले इंडिया यूरोप कंट्री थी। तो यूरोप कंट्री जब इंडिया में रूल कर रही थी तो वो भी यहाँ से जो है ट्रेड करती थी, यहाँ से कॉटन ले जाती थी, नील ले जाती थी, है ना, स्पाइस गरम मसाले ले जाती थी और अदर कंट्री में सेंड करती थी, वो उसका प्रॉफिट लेती थी। तो ग्लोबलाइजेशन में इंडिया जो है आज से नहीं पहले से ही पार्टिसिपेट करता आ रहा है, लेकिन आज है कि उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या पड़ा है सर, हमें ये देखना है। Till today, it is one of the important item of export from India। important item क्या करती थी कि साउथ इंडिया से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो रॉ मटेरियल लेकर जाती थी और वहाँ पर उसको एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटेन में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसके कारण बनी क्योंकि कॉटन जो इंडिया की थी वो हाई क्वालिटी की कॉटन थी। इसी के चलते जो है महात्मा गांधी ने बिहार में मूवमेंट भी स्टार्ट किया था कि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो तब उन्होंने देखा कि बिहार के जो पीजेंट लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और उसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, वाई वॉज द चंपारण मूवमेंट इन बिहार। तो आपको इसका आंसर लिखना है, इट वॉज स्टार्टेड बिकॉज द फार्मर ऑफ दैट रीजन फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स। की जो वहाँ के फार्मर जो थे उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो की खेती करने के लिए, मतलब नील की खेती करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। किसानों की अपनी ज़मीन होती थी बट उनको फिर भी फोर्स किया जाता था क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, इसलिए वो हमारे इंडियन किसानों को फोर्सफुली वो खेती मजबूरी में करनी पड़ती थी। और वहाँ की जो कॉटन जो होती थी उसके लिए भी, और वो लोग तो जब वो ये एक्सपोर्ट वाली खेती ज़्यादा कर रहे तो उनके पास फूड ग्रेन की शॉर्टेज आ गई कि भाई वो अपने लिए तो अनाज पैदा कर ही नहीं पा रहे और उसका जो इंडिगो का जो प्रॉफिट है वो तो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती है। तो इसके चलते ब्राह्मण जो बिहार के पीजेंट लोग थे वो मूवमेंट कर रहे थे कि हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हम अपने लिए खेती करेंगे, हमें अपने फूड ग्रेन ग्रो करना है इधर। ये था इसका आंसर। मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगी नहीं, लेकिन मैं हर टॉपिक का पर जो भी क्वेश्चन बन रहा है मैं सभी आपको बताती जा रही हूँ। आप वीडियो को 2 बार सुनना, आराम से चैप्टर को रीड करना, तो आप आराम से उसका आंसर लिख पाओगे। अंडर ग्लोबलाइजेशन द पर्टिकुलरली आफ्टर 1919 द फार्मर ऑफ इंडियन हैव एक्सपोज टू द न्यू चैलेंजेस। अब आफ्टर 1990 के बाद इंडिया के जो फार्मर थे उनके साथ न्यू चैलेंजेस आ गया था। क्या आ गया था न्यू चैलेंजेस? वही मैंने अभी पीछे बताया था कि प्रोड्यूसर तो ज़्यादा हो रहा था, ग्रीन रिवोल्यूशन के करते हैं, राइस का, कॉटन का, रबर का, टी का, कॉफ़ी का, जूट का, गरम मसालों का। तो ये एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट्स था ये पूरा कहाँ जाता था? इंटरनेशनल मार्केट में।
तो इंटरनेशनल मार्केट में जब जाता था तो इंडियन किसान जो अदर कंट्री के जो थे उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को हाई सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही थी, पॉपुलेशन कम थी, कंट्री में पैसा ज़्यादा था, तो वो अपने फार्मर को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे और उनका लाइट का बिल माफ़ कर देना, हाई सीड्स की क्वालिटी सस्ते दामों में देना। बट इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा थी और पैसा कम था, तो इंडिया की गवर्नमेंट इस तरीके से किसानों की हेल्प नहीं कर पा रही थी, कर रही थी बट पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते, वो लोग ज़्यादा किसानों को फैसिलिटी दे पा रहे थे। तो इसलिए इंडियन किसान जो है अपने सामान को मार्केट में हाई प्राइस पर ही बेचने पर मजबूर था, क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और अदर कंट्री के लोग थे वो उसको लो प्राइस में भी बेच देते थे। तो लोग क्या करते थे, लो प्राइस वाले माल को ज़्यादा खरीदेंगे, हाई प्राइस को कम खरीदेंगे, तो इसलिए इंडियन कंट्री के जो पीजेंट थे यहाँ भी परेशान थे। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड द इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। अब इंडिया के जो एग्रीकल्चर के जो पीजेंट थे, अब वो अपने आप को एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े पा रहे थे, मतलब चौराहे पे खड़े पा रहे थे कि ना वो आगे बढ़ पा रहे थे ना वो पीछे हट पा रहे थे, कि उनको अब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ग्रो हो रहा है उनके पास, लेकिन अब उसको मार्केट में सेल करें तो सस्ते दामों पर भी नहीं कर सकते। अब उनके पास ऐसी ना उसको स्टॉक करके रख पा रहे थे बेचारे, और ना उसको सेल करके प्रॉफिट कर पा रहे थे, तो ये ऐसे चौराहे पर खड़े हुए थे। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आई थी उससे सब कुछ ग्रो तो हुआ, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि इससे हमारे अंदर बैड इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट वाज द बैड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस। ठीक है, गुड इम्पैक्ट तो ये था कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो है ग्रो होने स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट भी था। तो बैड इम्पैक्ट क्या था वो आपको ये लिखना है कि डिग्रेडेशन लैंड का हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते लैंड का डिग्रेडेशन हुआ, क्योंकि हाई पेस्टिसाइड्स का लोगों ने यूज़ किया है ना, और उनको जो है वाटर जब आराम से कैनल वगैरह से मिल रहा है, जिस पार्ट में जो है पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी थी गवर्नमेंट ने, वो लोग अब वही क्रॉप्स ज़्यादा करने लगे जो जिसमें पानी ज़्यादा दे सके, तो वो लैंड पूरी बैरन हो गई थी, स्लेन वाटर के कारण पूरी लैंड वो ख़राब हो गई थी। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि हमें बायोडाइवर्सिटी वैनिशिंग ही दोबारा से करनी पड़ेगी, और इन्होंने क्या किया, अब जेने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द जेने रिवोल्यूशन। तो जेने का मतलब जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या, एक तो चीज़ होती है कि बाहर से सुंदर है, एक रियल में ही सुंदर है। तो हमारी अर्थ पर जब रिवोल्यूशन लेके आए ग्रीन रिवोल्यूशन, तो बाहर से तो वो सुंदर हो गई कि ग्रीनरी हो गई, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन अंदर से लैंड का डिग्रेडेशन होकर अंदर से लैंड खराब हो रही थी। तो लोग वापस जेनेटिक लेकर आ रहे थे कि हमें लैंड की फर्टिलाइजर वापस लेकर हमें लैंड का इम्प्रूवमेंट करना है। जब अंदर से सुंदर होगी तो बाहर से भी वो अपने आप ही सुंदर दिखेगी। तो आपको जेनेटिक रिवोल्यूशंस के बारे में लिखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द रिकॉग्नाइज्ड एज द पावरफुल सप्लीमेंट ऑफ द इन्वेस्टिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी इन सीड्स की। हाइब्रिड की अब जो वेराइटी के जो सीड्स वो लाएंगे तो वो हाइब्रिड के लेके आएंगे, मीन्स कि वो जेनेटिक तरीके से उनको पैदा करके लेके आएंगे, तो उसमें ज़्यादा पावरफुल होंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स का आएगा तो ये आएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो आपको ये सब कुछ लिख देना है। और लेकिन 2 मार्क्स के पूछते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसमें आपको लिखना है इट इज़ द प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल, कि बिना फैक्ट्री के बिने बना हुआ जो केमिकल्स है उसका यूज़ हम नहीं करेंगे एज फर्टिलाइज़र के लिए, एंड द पेस्टिसाइड इट हैंस डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ नेगेटिव मैनर्स, की जो केमिकल्स जो है वो एनवायरनमेंट पर नेगेटिव प्रभाव डालता है और उसको हम अब नहीं डालने देंगे। A few economists think that Indian farmer have the black future। कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे अब उनके जो है थॉट्स थे कि इंडियन फार्मर जो है वो कलरलेस हो गया। ब्लैक फीचर्स का मतलब है कलरलेस, कि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका कोई कलर नहीं है, मतलब इस तरीके से। इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग द फूड ग्रेन ऑन द होल्डिंग, कि फूड ग्रेन तो होल्डिंग पर रख दिया, मतलब उन्होंने साइड में कर दिया, और जो स्मॉल फार्मर जो थे पॉपुलेशन राइजिंग होती जा रही है, अब वो वहाँ से माइग्रेशन करने लगे। पॉपुलेशन 2011 में वहाँ की पॉपुलेशन 833 मिलियन थी, जो कि अब चल के 250 मिलियन हो गई। मतलब जो एग्रीकल्चर का लैंड था, अब वो स्मॉल फार्मर थे, उन्होंने तो अपने लैंड को लोगों को सेटल करने में ही मतलब इन्वेस्ट कर दिया अपनी, अब उनके पास लैंड भी कम हो गई। इंडियन फार्मर शुड द डाइवर्सिटी देयर द क्रॉपिंग पैटर्न। अब इंडियन फार्मर को ये समझ में आ गया था, लास्ट में रिजल्ट क्या निकला तो जेनेटिक का, कि इंडियन फार्मर शुड
डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द सेयरलेस ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स, कि अब वो सभी क्रॉप्स को जो है पैटर्न से क्रॉपिंग करने लगे, तो उनकी इनकम जो थी वो इंक्रीज होने लगी और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन रिड्यूस होने लगा। बिकॉज फ्रूट मेडिकल्स, अब जो पहले जो लोग थे तो वो मोस्टली अपनी ज़रूरतें पूरी कहाँ से कर लेते थे कि अपने आसपास की चीज़ों से करें, जैसे फ्रूट्स से ले लिए, मेडिसिन चाहिए तो उन्होंने पेड़ों से ही ले लिया, हर्ब्स फ्लावर्स से ही वो अपने कुछ बनाते, वेजिटेबल्स वहीं से ले लेते थे, बायोडीजल्स का यूज़ करते थे क्रॉप्स में से। तो इस तरीके से अब वो अपनी वापस उन ज़रूरतों को पूरा करने लगे और इस तरीके से ग्रो द वाइड रेंज ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स उन्होंने वापस से स्टार्ट की। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, टॉपिक क्या, ये चैप्टर ही एग्रीकल्चर वाला कंप्लीट हो चुका है। कल मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिड में से दूंगी और उसको आपको आंसर लिखकर मेरे पास वापस सेंड करना है। हैव ए नाइस डे।